वंस अगेन आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे पेज के चैप्टर नंबर 9 में, जो कि है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मैं दिशा कारिया यहाँ पे आपकी होस्ट और दोस्त ये चैप्टर आपके सामने लेकर आई हूँ, और वो भी एकदम मस्त मक्खन तरीके में कि भाई बहुत इजीली और स्मूथली ये कंसेप्ट हमें समझ जाए। अब देखिए, सबसे पहले तो कंफ्यूजन दूर कर दूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम चैप्टर नंबर 9 तो इंटरनल ट्रेड है ना, कहाँ आप थोड़ा सा पीछे जा रहे हो। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे हम एनसीईआरटी अगर फॉलो करें तो इसमें चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है, तब ये चैप्टर्स आगे जा रहे हैं। रेफरेंस बुक्स में चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंबाइन किया गया है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा चैप्टर नंबर में डिफरेंस आ रहा है। बाकी कंटेंट सेम है, क्वेश्चन सेम है भाई साहब, थोड़ा सा तो भरोसा रखिए। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो जो चैप्टर नंबर 9 है आपका, वो बहुत चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करता है। देखिए, चैप्टर नंबर 9 में बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट यहाँ पे कवर किया गया है, और ना ही एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे हम बेसिकली छोटे बिजनेसेस जैसे कि स्टार्टअप्स है, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस इन रूरल एरियाज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। राइट तो सबसे पहले यहाँ पे एंटरशिप रिलेटेड या एंटरप्रेन्योरशिप आप कह सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे उसकी इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, मीनिंग, कंसेप्ट एक्सेट्रा। देन कुछ ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जैसे स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट की फंडिंग स्कीम्स एक्सेट्रा, जो यहाँ पे इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है। राइट उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है, जहाँ पे कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, पेटेंट क्या है, ये आपको समझाया गया है। देन हम आते हैं स्मॉल बिजनेस पे कि भाई स्मॉल बिजनेस क्या होता है, कैसे वो रूरल इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, और ऐसे छोटे बिजनेसेस स्मॉल स्केल पे जो बिजनेसेस कैरी आउट किए जाते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे क्या स्कीम्स देती है। राइट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे बिजनेसेस को लेकर है कि मान के चलिए आज आप एक स्टार्टअप ओपन करना चाहते हो या आप एक स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ऐसे केस में आपको जो फाइनेंसेस चाहिए, जो पैसे चाहिए, जो फंड्स चाहिए, राइट वो आप कहाँ से इकट्ठा कर सकते हो, कौन से ऐसे सोर्सेस है। राइट एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे है प्रॉब्लम्स फेस बाय स्मॉल बिजनेसेस। अब देखिए, छोटे मोटे जो बिजनेसेस है, जाहिर सी बात है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एज कम्पेयर टू बिग बिजनेसेस। तो क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं जो स्मॉल बिजनेसेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना कोई देरी के यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, ठीक है, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड्स है, तो सबसे पहले आता है एंटरप्रेन्योर। देखिए, एंटरप्रेन्योर कौन है, तो बेसिकली एक व्यक्ति। ठीक है, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप एक स्टार्टअप ओपन कर रहे हो, आप एक कंपनी की शुरुआत कर रहे हो, तो आप कौन हो, एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, अ पर्सन, उस व्यक्ति को कहते हैं एंटरप्रेन्योर। जनरली एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन में यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन यहाँ पे बस ट्रेड करता है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली। बट यहाँ पे अगर मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूँ तो कर तो वो भी बिजनेस रहा है, बट एंटरप्रेन्योर्स जनरली इनोवेशन लाना, नए तरीके ऑफ प्रोडक्शन लाना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, न्यू इनोवेटिव आइडियाज लाना, कहीं ना कहीं वो इनोवेशन, न्यू प्रोसेसेस, न्यू मेथड्स, न्यू प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। इन अ वे वो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने की, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और यही वो चीज़ है जो एंटरप्रेन्योर्स को अपने जो आम बिजनेसेस है या आम बिजनेसमैन है उनसे थोड़ा सा अलग बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एंटरप्रेन्योर की बात करें, वो एक व्यक्ति है जो यहाँ पे एक बिजनेस की शुरुआत करने की कोशिश करता है या फिर करती है विथ न्यू बिजनेस आइडियाज, इनोवेशंस एक्सेट्रा। अब मैंने तो सोच लिया कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे यहाँ पे बिजनेस करना है, मुझे कोई ना कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, कोई नया प्रोडक्ट लाना है, कुछ यहाँ पे धमाका करना है। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस की शुरुआत करती हूँ। ठीक है, प्रोसेस है मतलब ऑब्वियसली इसके सीक्वेंस और स्टेप्स होंगे। राइट एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, उसके बाद आपका जो एग्जैक्ट एंटरप्राइज है। बेटा एंटरप्राइज बेसिकली क्या, तो जो आप वेंचर स्टार्ट करते हो, ठीक है, जो भी आपका स्टार्टअप की शुरुआत होती है या जो भी आप यहाँ पे वेंचर की शुरुआत करते हो, उसको हम यहाँ पे कहते हैं एंटरप्राइज।
राइट तो अगर आप प्रोसेस सही से फॉलो करते हो, अगर ये प्रोसेस आप सक्सेसफुली फॉलो करते हो, तो एंड में आप फाइनली एक स्टार्टअप ओपन कर पाते हो, एक वेंचर यहाँ पे शुरुआत कर पाते हो। तो हमेशा शुरुआत होती है एक व्यक्ति से, एक एंटरप्रेन्योर से, जिसकी इच्छा है, जो चाहता है कि वो एक एंटरप्रेन्योर बने, वो एक एंटरप्राइज की शुरुआत करे। ये इच्छा के बाद, इच्छा होने से चीज़ें हो नहीं जाती, तो हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं ये स्टार्टअप को ओपन करने के लिए, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। राइट ये प्रोसेस अगर हमने सही से फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप इसको सही से फॉलो किया, तो इन में जो स्टार्टअप हम फॉर्म करते हैं, जो वेंचर की शुरुआत हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इस तरीके से यहाँ पे बनता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं इसको थोड़ा सा इन डिटेल समझने के लिए। अब सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स लाता है, क्यों स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, क्यों गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को इतना सपोर्ट करता है, क्यों गवर्नमेंट चाहता है कि इतने सारे स्टार्टअप्स हो, इतने बिजनेसेस हो, वाई, क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है। ठीक है, तो सबसे पहले नीड की अगर बेटा बात करें, तो हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक लाइफलाइन ऑफ अ नेशन की तरह होती है। अब देखिए, अब कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज ले लीजिए, आप कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज को ले लीजिए। अब आप सभी को पता है बेटा, इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उससे आगे कौन है, तो डेवलप्ड कंट्रीज। अब डेवलप्ड कंट्रीज का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यूके है, कनाडा है, यूएसए है, इन कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया से कंपेरेटिव बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन कंट्रीज में जो स्टार्टअप्स है, जो बिजनेसेस है, एक्सेट्रा, वो काफी ज्यादा है। तो कोई भी कंट्री अगर चाहती है कि वो इकोनॉमिकली ग्रो एंड डेवलप करे, ठीक है, तो ऐसे केस में बेटा एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, अगर मैं चाहती हूं कि इंडिया एज अ कंट्री आज डेवलपिंग है, कल डेवलप्ड बने, इंडिया एज अ कंट्री ग्रो करे, तो ऐसे केस में हम सभी को पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। और इसीलिए इसको लाइफलाइन ऑफ अ नेशन कहा जाता है। वो ट्रेन का ये इंजन है जो इस देश को यहाँ पे आगे ले जा रहा है, राइट। एंड दैट इज वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेवलप कंट्रीज है उसमें ये एक फैक्टर है जहां पे वो हमसे आगे है, तो हम भी इसमें आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे इनोवेशन कंट्री में लाने की मदद करता है। देखिए, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन या विमेन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं यहाँ पे उनका फोकस होता है इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन की बात करूं तो इसमें न्यू आइडियाज आना, न्यू प्रोडक्ट्स बनाना, न्यू प्रोसेसेस बनाना, एक्सेट्रा, राइट। तो ये नए प्रोडक्ट्स लाना, नए प्रोसेसेस लाना, सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना, कुछ नया करना, कुछ न्यू डेवलप करना, ये यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। और इसीलिए ये जो हम डेवलपमेंट देखते हैं, इनोवेशन देखते हैं, रिसर्च होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में होती है, जिससे नए प्रोडक्ट्स बनना, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज करना, उनकी नीड्स फुलफिल होना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व होना, ये बेनिफिट्स एज अ कंट्री हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहाँ पे क्या कहता है, तो ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर कंट्री की डेवलपमेंट, ठीक है, कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, राइट, तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्रिवन होती है, या कहीं ना कहीं ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वन ऑफ द रीजंस होता है एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। अगर एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी कंट्री में ग्रो होता है, अगर ज्यादा स्टार्टअप्स ओपन होते हैं, ज्यादा बिजनेसेस ओपन होते हैं, तो एक तरीके से ये कंट्री भी ग्रो एंड डेवलप यहाँ पे होता है। और इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका देश और डेवलप हो और ग्रो हो और आगे जाए, और ये जो डेवलपिंग है उससे डेवलप बन जाए, तो ऐसे केस में बेटा एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इंक्रीज प्रॉफिट्स। देखिए कोई भी अगर व्यक्ति है जो एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर बोलो या एंटरप्रेन्योर बोलो, कोई भी एक व्यक्ति है जो एक बिजनेस करता है या एक एंटरप्रेन्योर है। अब आप सभी को अभी तक पता है कि कोई भी बिजनेस की बात करे तो हर एक व्यक्ति सबसे पहले यहाँ पे कोशिश करता है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, या तो आप इसको मिनिमम वेस्टेज भी कह सकते हो। क्यों हम ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करना चाहते हैं, सो दैट हम अपना जो बिजनेस कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सके, जो भी अपना कॉस्ट है उसको क्या कर सके, कम से कम कर सके। बेटा कॉस्ट कम से कम होगा तभी तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो एंटरप्रेन्योर्स जो भी यहाँ पे प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, जो भी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन फॉलो करते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका जो कॉस्ट हो वो मिनिमाइज वो कर सके, कम से कम कर सके, सो दैट उनके जो एंटरप्राइजेस है, जो बिजनेसेस है, जो वेंचर्स है, उसमें प्रॉफिट यहाँ पे मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहाँ पे क्या कहता है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये देखिए अगर हम यहाँ पे कोई भी बिजनेसेस की बात करें, ठीक है, ये सारे जो बिजनेसेस है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देते हैं, राइट। ये बिजनेसेस एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, बेरोजगार जो लोग होते हैं उनको यहाँ पे नौकरियां मिलती है। तो जितने ज़्यादा बिजनेसेस होंगे उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। और साथ ही साथ ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बैकवर्ड एरियाज, हिली एरियाज, अंडर डेवलप्ड एरियाज में भी अपने बिजनेसेस को सेटअप करके उन एरियाज में भी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज भी इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे नौकरियाँ नहीं है, जहाँ पे बिजनेसेस नहीं है, जहाँ पे कंपनीज नहीं है, और इसीलिए वो एरियाज आज भी बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। तो ऐसे एरियाज में एंटरप्रेन्योर्स का जाना, वहां पे बिजनेसेस करना, फैक्ट्री सेटअप करना, इंडस्ट्री सेटअप करना, कहीं ना कहीं वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और उन एरियाज को भी ऊपर आने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा क्या है, तो सोशल बेनिफिट्स। ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो बैकवर्ड एरियाज है, ठीक है, या तो आप इसको कह सकते हो अंडर डेवलप्ड एरियाज। इन बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज में भी ये एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके, उनको एक सोर्स ऑफ लिविंग देके, उनकी एक इनकम जनरेशन करके उनकी भी जिंदगी बेटर बनाना, उनकी लाइफस्टाइल बेटर बनाना, उन एरियाज का डेवलपमेंट होना, उन एरियाज को आगे आने का मौका देना। अरे ये सोशल बेनिफिट नहीं है तो क्या है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, वहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, वहाँ पे आप अपलिफ्टमेंट इन द सोसाइटी लेकर आ रहे हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप ये तो समझ गए कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट में मदद करता है, या एक फैक्टर है जो कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति है जो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, आज मुझे पता है कि आप में से भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि आपका खुद का स्टार्टअप हो, बिजनेस हो, आप भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनो। तो ऐसे केस में मान के चलिए कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो क्या स्टेप्स है जिनको आप यहाँ पे फॉलो करोगे। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे बेटा आता है सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। देखिए बेटा हर एक व्यक्ति हर एक चीज में माहिर नहीं हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें हम बहुत स्ट्रांग है, जिनमें हम बहुत एक्सपर्ट है, जो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती। तो ऐसे केस में एज एन एंटरप्रेन्योर सबसे पहले आपको खुद को समझना है, खुद को जानना है, ये देखना है कि क्या चीजें आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर आप आपकी स्ट्रेंथ पे काम करते हो तभी चांसेस ऑफ सक्सेसफुल बनना बढ़ जाता है। भाई मुझे पता है कि अगर मैं ये चीज बहुत अच्छे से कर सकती हूँ या ये चीज में कोई मेरे टक्कर का नहीं है, तो भाई उसी में एंटरप्राइज खोलो, उसी में बिजनेस करो, राइट। तो सबसे पहली चीज बेटा यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी होती है, खुद को समझना, खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को यहाँ पे जानना। ठीक है, चलिए एक बार आप अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझ गए, उसके बाद आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी होती है। बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मार्केट अपॉर्चुनिटीज की।
ठीक है, देखिए मुझे बिजनेस करना है या मुझे एक एंटरप्राइज ओपन करना है, मुझे एक स्टार्टअप ओपन करना है, बट क्वेश्चन मार्क ये है किस में, ठीक है, किस चीज का बिजनेस करोगे, कहाँ पे इनोवेशन लाओगे, कहाँ पे आप एंटरप्राइज ओपन करोगे। तो ऐसे केस में हमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी सर्च करनी पड़ती है, मार्केट रिसर्च करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, क्या क्या प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी उसको समझना, ये बहुत जरूरी होता है टू फाइनली डिसाइड कि भाई अगर आप एंटरप्राइज ओपन करना भी चाहते हो तो कौन से फॉर्म में, किस चीज में आप यहाँ पे एंटरप्राइज को ओपन करना चाहते हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हो सकता है कि आपको मार्केट रिसर्च करना पड़े, आपको यहाँ पे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझना पड़े, और वहां पे कहीं ना कहीं मौका ढूंढना पड़े कि भाई ये मौका सही है, इसमें हम एंटरप्राइज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज। देखिए इसमें दो चीजें होती है, एक तो आपको लिस्टिंग ऑफ आइडियाज करना होता है, ठीक है, जैसे आपने मार्केट रिसर्च किया, आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज के खोज में निकल गए, मार्केट रिसर्च कर रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे कि भाई इसका बिजनेस कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज तो बेटा आप कर नहीं सकते। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है, आपके सामने जो भी आइडिया आ रहा है, उसकी एक लिस्ट बनानी है कि कहाँ कहाँ आपको स्कोप, अपॉर्चुनिटी, आइडिया दिख रहा है जिसमें आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, ये आइडियाज को लिस्ट करने के बाद एक बार आपने इसकी लिस्ट बना दी, देन आता है इवैल्यूएटिंग ऑफ आइडियाज। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बेटा आइडियाज की तो हो सकता है एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाए कि पहले हम सोचते हैं ये करेंगे, बाद में मन बदल देते नहीं नहीं ये चीज करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इन आइडियाज की एक लिस्ट तैयार करनी होती है, बट लिस्ट तैयार करने के बाद हर एक आइडिया पे तो आप काम नहीं कर सकते एक साथ। तो ऐसे केस में बेस्ट ऑफ द आइडिया, बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपको लगता है कि आप काम भी अच्छा कर पाओगे और साथ ही साथ यहाँ पे आप प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर पाओगे, उसको चूज करना होता है। चूज कैसे करोगे, तो यहाँ पे एक तरीका होता है कि तुक्का लगा लो, इनकी पिंकी पोंकी कर लो, बट ये तो गलत होता है। तो ऐसे केस में हम प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ आइडियाज करते हैं, हर एक आइडिया में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, और ये चेक करने के बाद हम यहाँ पे फाइनलाइजिंग ऑफ आइडिया करते हैं। ठीक है, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि आइडियाज तो बहुत सारे आएंगे, बट आपको उसी आइडिया को चूज करना है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट या तो एडवांटेज मिलेगा, और इसीलिए इन सारी आइडियाज को इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अंत में हम वही आइडिया चूज करेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम बेनिफिट दिखता है। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज आती है प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस प्लान्स बनाना, बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाना, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाना, एक्सेट्रा, ये चीजों की आप शुरुआत करते हो। अब देखिए आपने एक आइडिया फाइनलाइज कर लिया कि भाई हम तो बिजनेस करेंगे, हम तो अगर एंटरप्राइज ओपन करेंगे तो इस पर्टिकुलर चीज में करेंगे। ठीक है, आपने ये तो फाइनलाइज कर लिया, बट अभी सोच लिया तो एंटरप्राइज ओपन तो नहीं हो जाएगा। एंटरप्राइज के लिए आपको बहुत सारी चीजें लगती है, तो उसके लिए आपको एक बिजनेस प्लान करना पड़ेगा कि भाई कब शुरुआत करोगे, कैसे करोगे, फंडिंग कहाँ से आएगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होगी, प्रोडक्शन किस तरीके से होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, क्या मशीनरी होगी, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें आपको प्लान करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि भाई शुरुआत कर लो, आगे जो होगा देखा जाएगा, ये गलत है। ठीक है, तो हर चीज को आपको यहाँ पे बेटा प्रॉपरली प्लान करना होगा। प्लानिंग करने के बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो बिजनेस में लगता है वो है फाइनेंस, या तो आप कह सकते हो फंड्स। ठीक है, कोई भी बिजनेस करो बेटा, बिजनेस शुरू करने के लिए, चलाने के लिए, ग्रो एक्सपांड करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है फाइनेंस। तभी तो हम कहते हैं कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। तो ऐसे केस में मान के चलो कि आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है तो आपको पैसे की जरूरत है। अब ऐसे केस में अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो वो करिए, नहीं है तो आपको पैसा मार्केट से रेस करना होगा। अब रेस करने के लिए कई तरीके हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में, जिसको हमने पढ़ा था, कुछ तरीके आगे भी हम पढ़ेंगे, राइट। बट सारे तरीकों में से बेस्ट ऑफ द मेथड्स को चूज करना, क्या आपके लिए फेवरेबल है, क्या आपके लिए एडवांटेजेस है, इसको यहाँ पे चूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर मैं रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल की बात करूँ, फंड्स और फाइनेंसेस की बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत जरूरी होता है कि हम डिफरेंट सोर्सेस से, ठीक है, जो भी डिफरेंट सोर्सेस ऑफ
रेजिंग फंड्स है, हम उनको देखें, समझे और वहाँ पे अपने बिजनेस प्रपोजल्स को, अपने बिजनेस प्लान्स को रखकर उनसे हम यहाँ पे फंड्स इकट्ठा करें। मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, हम उनके पास भी जाके अपने बिजनेस प्लान को बताकर यहाँ पे उनसे भी फंड्स रेज कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट चीज आती है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार्टअप। अब ये सारी चीजें अगर आपने सही से करी, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का आउटकम क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप तो एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस में आपने डिफरेंट स्टेप्स देखे, तो उसका आउटकम क्या होता है, तो उसका आउटकम हमेशा फॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज होता है। ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टअप हो सकता है या आप इसको वेंचर कह सकते हो। ठीक है, तो एंड में अगर आपने प्रोसेस एकदम सही से ठीक से फॉलो किया गया, स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से गए, तो ऐसे केस में फाइनली आप यहाँ पे अपने स्टार्टअप को, अपने वेंचर की शुरुआत यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब वेंचर की तो शुरुआत हो गई, स्टार्टअप तो आपने शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी बिजनेस की अगर बात करें बेटा, हर एक व्यक्ति या हर एक एंटरप्रेन्योर चाहता है कि वो अपने बिजनेस को एक नए मुकाम पे लेकर जाए, उसको ग्रो करे, एक्सपैंड करे, आगे लेकर जाए। तो जैसे आपका स्टार्टअप ओपन हो जाता है, पहले तो आप उसको स्टेबलाइज करते हो, स्टार्टिंग में तो उसको अच्छे से चलाने की कोशिश करते हो, मार्केट में कॉम्पिटिशन सर्वाइव करने की कोशिश करते हो, बट उसके बाद आप यहाँ पे फोकस करते हो ऑन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ द स्टार्टअप पे यहाँ पे आप फोकस करोगे, राइट, जहां पे आपको उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, आपको उसको ग्रो करना है, या हो सकता है एक्सपैंड करना है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस स्टेज पे आप अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने की कोशिश यहाँ पे करोगे। काफी बार कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं या कुछ ऐसे बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपने बिजनेस को एंड में क्या कर देते हैं, हार्वेस्ट। ए बेटा, हार्वेस्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो सेल ऑफ। ठीक है, बहुत ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एक एंटरप्राइज सेटअप करते हैं, काफ़ी समय तक उसको अच्छे से स्मूथली चलाते हैं, एक टाइम अगर उनको उस एंटरप्रेन्योर की या एंटरप्राइज की यहाँ पे अच्छी कीमत मिलती है, अच्छा प्राइस मनी मिलता है, तो ऐसे केस में वो अपने बिजनेस को किसी और को सेल ऑफ भी कर देते हैं। बट याद रखना, अगर ये हार्वेस्टिंग की बात करूँ बेटा, ये यहाँ पे मैंडेटरी या तो कंपलसरी नहीं है कि हर एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को हार्वेस्ट करेगा या बेचेगा या सेल ऑफ करेगा। अगर उसको लगता है कि भाई मुझे सेल ऑफ करना है, कोई न्यू बिजनेस पे फोकस करना है, मुझे यहाँ पे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो करेगा। अगर उसको नहीं करना, खुद ही अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, ग्रो करते रहना है, तो वही करेगा, राइट। बट हाँ, कुछ बिजनेसेस अंत में जाके यहाँ पे हार्वेस्ट भी हो जाता है, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस को यहाँ पे सीक्वेंस में लिखना बहुत जरूरी है, उसके स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ पे सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अपने एंटरप्रेन्योरशिप तो देखा, स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं, या एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसे शुरुआत होती है, ये तो आपने बिल्कुल यहाँ पे देखा। बट अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स जो इन स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम जो इंडिया में लॉन्च की गई थी, दैट इज द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जहां पे गवर्नमेंट ने इंडियन स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, इंडियन स्टार्टअप्स यहां पे ग्रो हो, ये कोशिश के लिए इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया में लॉन्च किया था। स्टार्टअप इंडिया की स्कीम की बात करें तो ये वन ऑफ द कैंपेन्स है जो कौन रन करता है, तो बेटा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कैंपेन को रन करता है। ठीक है, 15 अगस्त 2015, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 15 अगस्त 2015 में आपके जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने इस स्कीम की अनाउंसमेंट यहाँ पे
की थी। क्या है स्टार्टअप इंडिया स्कीम या क्या है इस स्कीम में? तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लान ऑफ गवर्नमेंट है जो यहाँ पे फोकस करता है नए नए स्टार्टअप्स को इंडिया में ग्रो एंड प्रमोट करने के लिए, कि भाई इंडिया में भी एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर आए, लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बनने से, स्टार्टअप्स खोलने से, बिजनेसेस ओपन करने से डरे नहीं। अगर लोग चाहते हैं, उनमें वो आइडिया है, वो टैलेंट है, वो स्किल्स है कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन सके, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि इंडिया में ऐसे और स्टार्टअप्स ओपन हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्कीम्स एंड ऑप्शंस एंड फंडिंग यहाँ पे इन स्टार्टअप्स को देकर इनको सपोर्ट भी करता है। आगे उन्हीं स्कीम्स और फंडिंग के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टअप क्या होता है? देखिए, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर जो भी यहाँ पे फंडिंग है या जो भी गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स है, तो ऐसे केस में सबसे पहले तो आपका बिजनेस स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को लगता है कि कोई भी बिजनेस की शुरुआत कर दी तो वो स्टार्टअप हो गया। ना ना ना, हर नया बिजनेस या कोई भी नया बिजनेस यहाँ पे स्टार्टअप नहीं हो सकता। उसके कुछ क्राइटेरियाज है, अगर आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तभी आपको एक स्टार्टअप का टाइटल मिलता है और तभी आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के द्वारा गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स है उसका यहाँ पे बेनिफिट या लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो क्या होता है एक स्टार्टअप? देखिए, सबसे पहले कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस, अब चैप्टर नंबर 2 में आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे, राइट? उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप था, पार्टनरशिप में भी डिफरेंट टाइप्स थे। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट इनटू फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ऐसे केस में आपने बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े। तो अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं तो जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप एक सोल प्रोप्राइटरी हो या फिर पार्टनरशिप ही हो। स्टार्टअप यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में शुरू किया जा सकता है। आप चाहो तो एज अ सोल प्रोप्राइटर यहाँ पे स्टार्टअप ओपन कर सकते हो। पार्टनरशिप की बात करें तो सिर्फ जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, LLP, उसके केस में आप स्टार्टअप ओपन कर सकते हो। उसके बाद जो जनरल पार्टनरशिप है, यस, उसमें भी आप स्टार्टअप ओपन कर सकते हो। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो ओनली इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे आप एक स्टार्टअप गिने जाओगे। अगर आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आपने IPO इशू किया है, देन यू आर नॉट अ स्टार्टअप। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से फॉर्म्स में स्टार्टअप को शुरू किया जा सकता है? देखिए, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, यहाँ पे 1% कंपनी नहीं है, यहाँ पे जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस नहीं है और ना ही यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो सबसे पहले इन फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस को आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस को मुझे अगर स्टार्टअप कहलाना है तो उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम अगर कोई और कंट्री में रजिस्ट्रेशन है तो क्या वो स्टार्टअप नहीं है? है, बट यहाँ पे उसको स्टार्टअप इंडिया के अंडर जो भी स्कीम्स का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, राइट? तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर अगर आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट चाहिए, गवर्नमेंट के स्कीम्स की बेनिफिट चाहिए, तो ऐसे केस में अपने स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन आपको इंडिया में ही करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका बिजनेस 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लेटेस्ट से कि आपके बिजनेस को 7 साल 8 साल हो चुके हैं, तो ऐसे केस में क्या आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप कह सकते हो, चाहे वो इनमें से कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो रजिस्टर्ड इन इंडिया हो? नहीं। ठीक है, लास्ट में लास्ट मैक्सिमम 5 इयर्स ओल्ड बिजनेस हो सकता है, उससे ज्यादा है तो वो स्टार्टअप इंडिया में क्वालिफाई नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके बिजनेस का जो एनुअल टर्नओवर है या जो सेल्स टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन ऑल द प्रीसीडिंग ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि लेटेस्ट से कि मेरा बिजनेस 3 साल पुराना है, तो पिछले 3 सालों में भी मेरे बिजनेस का जो सेल्स टर्नओवर है, जो एनुअल टर्नओवर है, वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एनुअल टर्नओवर क्या है या सेल्स टर्नओवर क्या है या कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसका बहुत एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे हम करते हैं सेल्स इनटू प्राइस। ठीक है, तो मान के चलो कि मैंने एक साल में यहाँ पे 2 लाख यूनिट्स बेचे, ठीक है, इनटू प्राइस ऑफ पर प्रोडक्ट क्या था, तो 1000, राइट? तो इसका जो भी टोटल आएगा, दिस बिकम्स माय एनुअल टर्नओवर एक तरीके से, इसीलिए इसको जनरली सेल्स टर्नओवर भी कहा जाता है।
राइट। तो बेटा देखिए, जो भी आपका एनुअल टर्नओवर है या जो भी आपका सेल्स टर्नओवर है, याद रखिएगा ये 25 करोड़ से ज्यादा उस ईयर या कोई भी प्रीसीडिंग ईयर, जैसे बिजनेस 3 साल पुराना है तो पिछले 3 सालों में भी 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम चलता है, लॉस चलता है, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है, देखिए यहाँ पे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज और स्कीम्स है जिनको आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहले तरीका गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करता है, तो जो न्यू बिजनेसेस होते हैं या जो भी बिजनेसेस यहाँ पे स्टार्टअप के अंडर क्वालिफाई करते हैं, गवर्नमेंट उनको सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी रिलीफ देता है कायदे कानून लॉज में। देखिए आप सभी को पता है कि इंडिया में बिजनेसेस की बात करें तो बिजनेसेस को गवर्न करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट कायदे कानून है, जैसे कंपनीज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है एंड सो ऑन। तो ऐसे केस में न्यू बिजनेसेस को इन कायदे कानून फॉलो करने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि लीगल कंप्लायंसेस को फॉलो करने के लिए उतने उनके पास एक्सपर्ट्स नहीं होते, एक्सपर्ट्स हायर करने के लिए पैसा नहीं होता एंड सो ऑन। तो ऐसे केस में हम उनके ऊपर जाएंगे और धूम धूम गोली चलाएंगे कि भाई तूने ये नहीं किया फाइन भर, वो नहीं किया फाइन भर, तो भाई कैसे चलेगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि मान के चलिए कि आप अगर स्टार्टअप में क्वालिफाई होते हो तो यहाँ पे मैं कोई भी इंस्पेक्शन फॉर 3 ईयर्स, ऐसा नहीं कि कभी कोई इंस्पेक्शन ही नहीं करेंगे, तुमको जो करना है वो करो, नहीं, हम कोई भी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स आपके बिजनेस के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। बट सेल्फ सर्टिफिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो बेसिकली सेल्फ सर्टिफिकेशन क्या होता है कि आप खुद यहाँ पे सर्टिफाई कर रहे हो, एग्री कर रहे हो कि भाई हमने सारे कायदे कानून को यहाँ पे हमारे फुल कैपेसिटी में फॉलो किया है। मतलब क्या कि जो चाहे वो करो, कायदा कानून को देखता नहीं तो अपने मर्जी से करो, ऐसा भी नहीं होता बेटा, कायदे कानून तो फॉलो करना है। बट स्टार्टअप्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, करके हम उनको 3 साल की मोहलत देते हैं कि भाई 3 साल ले लो, अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, उसके बाद ये कायदे कानून हम फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो इन स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन। देखिए बेटा मैं अगर रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो गवर्नमेंट ने अप्रैल 2016 में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट की यहाँ पे एक पोर्टल मतलब एक वेबसाइट है जहाँ पे स्टार्टअप्स खुद अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए स्टार्टअप्स रजिस्टर कर सकते हैं तो कोई कमाल नहीं है, बट कमाल ये है कि रजिस्ट्रेशन अप टू 1 डे में तक यहाँ पे हो जाता है, राइट। देखिए बिजनेसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, एंड जनरली बिकॉज ये गवर्नमेंट प्रोसेसेस होते हैं, ऑफिसर्स जाओ, पेपर वर्क करो, ये करो वो करो, इसमें बहुत झंझट होती है। तो गवर्नमेंट ने इन झंझटों को सॉल्व किया, गवर्नमेंट ने एक ऐसी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी जहाँ पे स्टार्टअप्स अपने आप को विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन बेटा इतना फास्ट है कि 1 दिन के अंदर भी आपका बिजनेस एज अ स्टार्टअप रजिस्टर हो सकता है। साथ ही साथ ये ऐसे एप्लीकेशंस है जिनको हम यहाँ पे सिंगल विंडो एप्लीकेशंस कहते हैं। सिंगल विंडो मतलब क्या कि आपको भागम दौड़ नहीं करनी है कि क्लियरेंस के लिए एक जगह जाओ, इसके लिए यहाँ पे जाओ, इसके लिए यहाँ पे जाओ, नहीं, हर चीज यहाँ पे एक जगह हो जाती है और तभी ये प्रोसेस इतना क्विक है, इतना फास्ट आप अपनी स्टार्टअप्स को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड सपोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट देती है आपको टैक्सेशन में। देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है कि भी बिजनेसेस होते हैं या जो भी यहाँ पे एंटरप्राइजेस होते हैं उनको अपनी इनकम पे एक टैक्स परसेंटेज गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने इन बिजनेसेस को क्या कहा कि देखिए फर्स्ट 3 इयर्स के लिए, पहले 3 साल ऑफ द बिजनेसेस के लिए हम आपको यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन दे सकते हैं, मतलब इन अ वे टैक्स माफ कर सकते हैं कि आप एक काम करो भाई साहब, हम आपसे टैक्स नहीं ले रहे, जो भी पैसा आप हमें टैक्स के तौर पे देने वाले थे उसको खुद के बिजनेसेस में यूज करके अपने बिजनेसेस को ग्रो और एक्सपैंड करो और आगे लेकर जाओ, ठीक है। तो गवर्नमेंट बेसिकली टैक्स एग्जेम्प्ट करता है, जो टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए वो एक तरीके से उसको माफ करता है। बट इसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन है, अगर आपको टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगेगा फ्रॉम द इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड जो इसी काम के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप किया है।
राइट। टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए तो भाई सबसे पहले क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, इसके प्रूफ लगेंगे ना। तो बेसिकली ये चीज़ें लेकर आपको इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड के पास जाना है और वो आपको ये सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके बाद आप टैक्स एग्जेम्पशन यहाँ पे फॉर द फर्स्ट 3 years ओनली क्लेम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई कभी टैक्स मत भरो, 3 साल के लिए भाई ये एग्जेम्पशन मिलता है कि जो भी आपको टैक्स हम चार्ज करेंगे उसके बदले आप वही पैसे को अपने बिजनेस में रीयूज करके अपने बिजनेस को आगे लेकर जाओ। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बेनिफिट बेटा, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या देता है, तो जो आपका कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन क्या होता है, तो बेसिकली हम जब एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और जब उसकी प्राइस बढ़ के उसको सेल ऑफ कर देते हैं, उससे जो पैसा आता है उसको इनकम नहीं बट कैपिटल गेन कहा जाता है। तो मान के चलिए हमने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, आज उसकी कीमत हो गई 70 लाख रुपीज। तो ऐसे केस में हमने ये प्रॉपर्टी को बेच दिया, 20 लाख हमें मिला, तो ये 20 लाख इनकम है क्या? नहीं, इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। तो स्टार्टअप्स के पास ऐसे कोई भी एसेट्स है जिनको सेल ऑफ करके उन्होंने भी ऐसा कैपिटल गेन अर्न किया है, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स एग्जेम्प्ट करता है, मतलब बेसिकली टैक्स को यहाँ पे माफ करता है, बट अगेन ओनली फॉर द फर्स्ट 3 years। तो फर्स्ट 3 years के लिए गवर्नमेंट एक स्टार्टअप को बहुत तरीके से, चाहे वो लॉ कंपाइलेशन में हो कि भाई लॉ को आपको फॉलो करना है तो उसमें थोड़ी सी रिलीफ हो, या टैक्स एग्जेम्पशन हो, कैपिटल गेन पे टैक्स चार्ज ना करना हो, हर तरीके से इन द फर्स्ट 3 years गवर्नमेंट यहाँ पे इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहा है। देखिए बच्चे पूछते हैं मैम फर्स्ट 3 years क्यों? कोई भी बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमेशा उसके फर्स्ट 3 years क्रूशल होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 years में अगर आपने अपना यहाँ पे पैर जमा लिया तो यहाँ पे आप एक तरीके से अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो, बट पहले 3 साल बेटा बहुत क्रिटिकल होते हैं और इसीलिए फर्स्ट 3 years में इन बिजनेस को सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, तो बेनिफिट इन पेटेंट एज वेल एज बेनिफिट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, पेटेंट क्या है वो समझाया जाएगा, बट यहाँ पे मैं स्कीम में क्या दिया गया है वो बताती हूँ। कोई भी बिजनेस अगर कुछ इनोवेटिव प्रोसेस बनाती है या कोई इनोवेटिव यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है, तो ऐसे केस में अपने इनोवेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई उसको कॉपी ना कर ले, कोई सेम चीज़ बना के यहाँ पे मार्केट में कम प्राइस पे ना बेच दे, ऐसी चीज़ में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कॉपी से बचाने के लिए, कोई उनका फॉर्मूला ना चुरा ले सो बचाने के लिए हमें यहाँ पे दिया जाता है पेटेंट राइट्स। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इसका प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, पेटेंट के लिए फाइल करना पड़ता है एंड सो ऑन। बट ये जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो या पेटेंट के लिए जब फाइल करते हो, तो पेटेंट देने के लिए उसमें कुछ आपको यहाँ पे पेटेंट फीस चार्ज की जाती है कि भाई अगर आप पेटेंट के लिए फाइल कर रहे हो तो आपकी इतनी फीस है जो आपको यहाँ पे करनी होगी। तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि अगर आप एक स्टार्टअप हो और आप पेटेंट के लिए फाइल कर रहे हो, तो मान के चलिए यहाँ पे आप अगर लेटर से पेटेंट फाइल कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि पेटेंट फाइल करने के लिए आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं पेटेंट फीस जो है वो पे करनी होगी। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ये जो पेटेंट फीस है दैट इज 1000 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है, सभी के लिए नहीं, ओनली फॉर स्टार्टअप्स, यहाँ पे 80% डिस्काउंट है। ठीक है, ये 80% यहाँ पे गवर्नमेंट क्या देता है, तो गवर्नमेंट डिस्काउंट देता है सिर्फ किसके लिए, तो स्टार्टअप्स के लिए। तो 80% मतलब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ 800 हो गया, राइट। तो ऐसे केस में जब नॉर्मल बिजनेसेस को 1000 रुपए पेटेंट फी देनी होती है, स्टार्टअप्स को सिर्फ यहाँ पे 200 रुपीज की पेटेंट फी देनी होगी। ठीक है, तो 80% गवर्नमेंट यहाँ पे आपको डिस्काउंट देती है, माफ करती है, ना ही यहाँ पे पेटेंट फीस में 80% डिस्काउंट देती है, बट साथ ही साथ गवर्नमेंट यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए फास्टर पेटेंट रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है कि उनकी प्रोडक्ट्स के पेटेंट को हम थोड़े से फास्ट ट्रैक पे डाल के जल्दी से जल्दी उनको ये पेटेंट यहाँ पे ग्रांट कर सके। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग, या तो आप कह सकते हो फाइनेंसेस। ठीक है, बेसिकली पैसा जो सबसे ज़रूरी होता है कोई भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए। कोई भी बिजनेस का यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रिसोर्स वन ऑफ द होता है पैसा, या तो फाइनेंस या तो फंड्स। तो ऐसे केस पे गवर्नमेंट क्या करती है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पे 10,000 करोड़ फंड अनाउंस किया था फॉर न्यू स्टार्टअप्स कि भाई न्यू स्टार्टअप्स के
लिए हम 10,000 करोड़ रुपए अलग से साइड में रखेंगे और इन स्टार्टअप्स को देकर सपोर्ट करेंगे। सबको एक साथ 10,000 करोड़ नहीं, उसमें एलिजिबिलिटी किसको कितना देंगे इसकी प्रोसेसेस थे, बट एटलीस्ट इनको फंडिंग दे तो रहे थे। और 10,000 करोड़ कितना होता है भाई, यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 नंबर है, उसके आगे 7 लगाओगे कितना होगा, गिनते रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज 10,000 करोड़ तो उन्होंने रखे, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 500 करोड़ उन्होंने क्रेडिट गारंटी स्कीम के तौर पे भी रखे। ठीक है, तो कुछ स्टार्टअप्स को क्रेडिट गारंटी स्कीम के तौर पे यहाँ पे फंड्स दिए जाते हैं। देखिए, स्टार्टअप इंडिया के साथ स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी आई थी, विच वाज मेजॉरिटी टू सपोर्ट विमेन या तो जो बैकवर्ड एरिया में लोग होते हैं। ठीक है, बट वो स्कीम आपके सिलेबस में नहीं है तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट सेपरेट फंड्स भी यहाँ पे क्रेडिट गारंटी के तौर पे रखे गए थे। बेसिकली गवर्नमेंट ने खुद अपने फंड्स को यहाँ पे यूटिलाइज किया बाय प्रोवाइडिंग दिस फंड्स फॉर द स्टार्टअप। तो गवर्नमेंट की अगर बात करें, उन्होंने कैसे स्टार्टअप्स को प्रमोट किया, सपोर्ट किया, यहाँ पे मदद करी कि और न्यू स्टार्टअप्स एंड एंटरप्राइजेस इंडिया में बन सके। तो आप देख सकते हो, चाहे वो लाइसेंसिंग को लेकर हो, चाहे वो कायदे कानून में रिलीफ हो, चाहे वो फंडिंग को लेकर हो, चाहे वो टैक्स एग्जम्पशन देकर हो, कई तरीकों से गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर को इंडिया में प्रमोट करने की कोशिश की, ऑल्सो बाय स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आगे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आगे आपको आईपीआर के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले आईपी एंड आईपीआर क्या है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अपना जो दिमाग है ना, जो इंटेलेक्ट है, ठीक है, वो अपना वन ऑफ द एसेट्स होता है। क्या होता है? वन ऑफ द एसेट्स। अब जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर्स है, जो इतने एक्सपर्ट है, जिनके पास इतनी इंटेलेक्ट है, वो अपने दिमाग को यूज करके, अपने एक्सपर्टाइज एंड इंटेलेक्ट को यहाँ पे यूज करके इतने सारे रिसर्च एंड इनोवेशंस करके प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, ऐसे केस में ये प्रोडक्ट्स की जो कीमत होती है, जो सेल्स होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो लोग उसको कॉपी करना, उसको यहाँ पे फॉर्मूला चोरी करके बनाना, इसकी कोशिश करता है। बट आपकी मेहनत है, आपकी इंटेलेक्ट है, आपका दिमाग है, लोग उसको कॉपी करके फायदा उनको होगा, तो क्या ये चलेगा? हरगिज नहीं। तो ऐसे केस में ये जो हमारी इंटेलेक्ट है, एक तरीके से वो हमारी प्रॉपर्टी है और हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया था IPR, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके दौरान आप अपनी इंटेलेक्ट से लाए हुए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस या एंटरटेनमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो लीगली, कि कोई भी उसको चुरा ना ले, कॉपी ना कर ले आपके परमिशन के बिना। अगर आपकी मेहनत है तो फायदा भी मैक्सिमम आप ही को मिलना चाहिए, ना कि बाकी सबको। इसको कहते हैं IPR। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दो तरीके की होती है। एक तो हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में चाहे वो पेटेंट्स हो, ट्रेडमार्क्स हो, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हो, इसको यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिसमें से आज आपको सिलेबस में पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इनको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, दैट इज अ कॉपीराइट, जो दिया जाता है स्पेशली फॉर लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक वर्क। जैसे आपने कोई किताब लिखी, कोई गाना लिखा, कोई आपने यहाँ पे म्यूजिक कंपोजिशन किया, कोई नया डांस स्टेप बनाया। ठीक है, तो ऐसे केस में जो भी लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक वर्क होता है, ठीक है, इवन जो आपकी पेंटिंग्स है, डिजाइंस है, इन चीज़ों को आप कॉपीराइट के द्वारा यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन दे सकते हो कि कोई भी उसको बिना आपकी मर्जी के कॉपी ना करे। जैसे काफी बार आपने सुना होगा कि न्यूज में आता है कि ये मूवी की स्क्रिप्ट कॉपी कर ली तो उनके ऊपर केस हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट आपकी है, आपने कॉपीराइट किया है, तो कोई उसको आपके परमिशन के बिना कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि कैसे ये जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, जो दिन रात मेहनत करके अपने इंटेलेक्ट, अपने एक्सपर्टाइज को यूज करके यहाँ पे इनोवेशंस करते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या, बिजनेसमैन क्या, क्या फर्क है। तो यही मेन उनका डिफरेंशिएशन पॉइंट होता है। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज इनोवेटर्स। वो हमेशा यहाँ पे कुछ नया करना, न्यू आइडिया, न्यू प्रोसेस, न्यू प्रोडक्ट, इसकी खोज में लग जाता है। इसीलिए दे आर द मेन पीपल जो यहाँ पे सोसाइटी के सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सोसाइटी के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं।
ठीक है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स है, इनके जो इनोवेशन है बेटा, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ कि कैसे ये आईपी सिस्टम, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम, एंटरप्रेन्योर की इनोवेशन को प्रोटेक्ट करता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इनोवेशन की एक मार्केट वैल्यू बन जाती है। अगर आपने कुछ इनोवेटिव बनाया, सबने उसको कॉपी कर लिया, तो आपको उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? अरे आपने इनोवेशन किया तो आपको एक बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए हम अपने इनोवेशन का पेटेंट राइट कराते हैं, उसको लीगल प्रोटेक्शन देते हैं कि भाई देख ये इनोवेशन तो मैंने किया है, तो अगर आपको ये इनोवेशन चाहिए, अगर आप इसको सेल करना चाहते हो तो भाई पैसा तो मुझे देना होगा, राइट। तो एक मार्केट वैल्यू इनोवेशन का बनाता है कि अगर आपने कुछ इनोवेटिव बनाया तो उसकी एक अच्छी खासी मार्केट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी आपको मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है, तो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स जो है वो मार्केट में आकर अपना नाम बना सकता है। देखिए क्या होता है ना, अगर मैं मेहनत भी करती हूँ, चाहे छोटा एंटरप्रेन्योर हो, बट अगर उसमें स्किल्स है, अगर उसमें टैलेंट, एक्सपर्टाइज है, इंटेलेक्ट है, दिन रात मेहनत करके अगर मान के चलो उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, या एक नई खोज करके निकाली, ऐसे केस में दूसरे दिन वो कॉपी हो गया, बड़ी कंपनीज में कॉपी करके प्रोडक्शन करके बेच भी दिया, बेटा क्या मतलब है? हाँ, वो अपनी मार्केट में यहाँ पे नाम कैसे बनाएगा, आप बताओ। तो ऐसे केस में न्यू एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में अपना नाम बना सके, ब्रांड बना सके, फेम पा सके, इसके लिए भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। रिसर्च ने दिखाया है कि 25% ऑफ द टोटल पेटेंट जो भी फाइल होता है बेटा, वो यहाँ पे न्यू अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स फाइल करता है। मतलब ये जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होता है ना, इनमें ये सर्च, रिसर्च, इनोवेशन, इसका जज्बा ही कुछ अलग होता है, राइट। तो ये जो छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स है, इनको बेटा लीगल प्रोटेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। 25% ऑफ द टोटल पेटेंट ये लोग फाइल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है कि आईपीआर जो है वो एक तरीके से एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉपर्टी राइट देती है, और वो भी ऐसे एसेट्स का जो इंटेंजिबल है। बेटा जैसे मैंने कहा कि इंटेलेक्ट आप देख नहीं सकते, बट वो आपका एक एसेट है, वो एक ऐसी चीज है जो आपको आगे लेके जाता है, आपके बिजनेस को आगे लेके जाता है। तो इसको प्रोटेक्ट करना, इसका जो भी आपको फायदा है वो आप ही को हो, कोई कॉपी ना कर ले, इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, जो कि आईपीआर आपको करके देता है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी बेटा आपके कॉम्पिटिटर्स है, उनसे आगे निकलने में ये आपको मदद करता है। देखिए आपने रिसर्च किया, इनोवेशन किया, कुछ नया निकाला, नया प्रोडक्ट बनाया, तो ऐसे केस में अगर कॉम्पिटिटर्स ने उसको कॉपी कर लिया तो आपको क्या ही फायदा होगा, राइट। बट ये रिसर्च इनोवेशन का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले, इसीलिए आप इनको पेटेंट या कॉपीराइट करा सकते हो, और ऐसे केस में आपके कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो, ऐसे रिसर्च और इनोवेशन से, ठीक है। तो बेटा इसीलिए आईपीआर बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेसेस के लीगल प्रोटेक्शन, मतलब बेसिकली उनकी इंटेलेक्ट, इनोवेशंस, इसको प्रोटेक्ट करने में ये मदद करता है। जैसे मैंने कहा कि आपकी सिलेबस में आईपीआर को 3 तरीके से, 3 कैटेगरीज में आपको यहाँ पे स्टडी करना है, जो कि है कॉपीराइट, ठीक है, देन वी हैव पेटेंट्स एंड देन वी हैव ट्रेडमार्क्स, ठीक है। तो 3 तरीके से आपको यहाँ पे आईपीआर को स्टडी करना है, 3 हिस्सों में। कॉपीराइट अलग होता है, पेटेंट अलग चीजों के लिए होता है, ट्रेडमार्क अलग होता है। क्या होता है बता देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं कॉपीराइट की बात करूँ, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ कॉपीराइट क्या है, तो कॉपीराइट हमेशा यहाँ पे लिटरेचर वर्क एंड आर्टिस्टिक वर्क के लिए दिया जाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन कॉपीराइट का यही होता है कि ये जो लिटरेचर वर्क है, ठीक है, या आर्टिस्टिक वर्क है, इसके लिए दिया जाता है। जैसे मूवी की स्क्रिप्ट है तो कॉपीराइट कर लो, मूवी का टाइटल है कॉपीराइट कर लो, मूवी है कॉपीराइट कर लो, मूवी के गाने हैं कॉपीराइट कर लो, किताब लिखी कॉपीराइट करो, शायरी लिखी कॉपीराइट करो, यहाँ पे कोई स्लोगन लिखा कॉपीराइट करो, ठीक है। तो जो भी आर्टिस्टिक वर्क होता है, चाहे वो लिटरेचर फॉर्म में हो, चाहे वो कोई भी आर्ट फॉर्म में हो, ऐसे केस में आप इसको कॉपीराइट करा सकते हो। अब कॉपीराइट कराने से बेसिकली क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति ने उसको क्रिएट किया है, जैसे गाना अगर मैंने गाया है, या गाना मैंने लिखा है, या स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, और मैंने अगर उसका कॉपीराइट कराया, ठीक है, तो मुझे वो एक तरीके से यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन दे देता है, एक्सक्लूसिव राइट्स दे देता है कि भाई मैं ही उस चीज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मतलब सेल ऑफ कर सकती हूँ, मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं ही उसको यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकती हूँ।
ठीक है, मुझे उसको परफॉर्म करना है, कहीं पे डिस्प्ले करना है, अगर किताब लिखी है तो उसको प्रिंट करके मुझे उसको सेल करना है, तो सारे राइट्स मेरे पास है। मेरे परमिशन के बिना, मेरे से परमिशन लिए बिना कोई भी उसको ना कॉपी कर सकता है, ना प्रिंट करके सेल कर सकता है, ना अपने चैनल पे बजा सकता है, कुछ नहीं। गाना बजाना है, मेरी परमिशन। गाना यहाँ पे मूवी में यूज करना है, मेरी परमिशन चाहिए। ठीक है, तो ओनर को यहाँ पे एक तरीके से एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है कि भाई आपकी चीजेस का क्या करना है, वो राइट्स आपके पास है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, तो दैट इज योर पेटेंट्स। इस सबसे पहले समझ लो कि पेटेंट्स का जो प्रोसेस होता है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। भाई इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क, लीगल प्रोसीजर्स होता है। पेटेंट फाइल करना हलवा नहीं है। ठीक है, इसको फाइल करना बहुत मेहनत का काम है, डिफिकल्ट है थोड़ा सा। बट अगर मान के चलो आप कोई भी इनोवेशन करते हो, आप कोई भी नया प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, कोई भी नया प्रोसेस यहाँ पे डिजाइन करते हो, तो ऐसे केस में आप उसके लिए पेटेंट फाइल कर सकते हो। मान के चलिए आपने पेटेंट के लिए फाइलिंग करी, मतलब आपने पूरा प्रोसेस करा, पेपर वर्क करा और आपने फीस पे की, पेटेंट के लिए आपने फाइल किया। ऐसे केस में अगर आपको पेटेंट ग्रांट हो गया, ये पेटेंट फाइलिंग करना मतलब मैं पेटेंट मांग रही हूँ, पेटेंट ग्रांट हो जाना मतलब मुझे पेटेंट राइट्स दे दिए। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मुझे पेटेंट राइट्स यहाँ पे मिल गए या पेटेंट मुझे यहाँ पे ग्रांट हो गया, तो एक तरीके से मुझे यहाँ पे मोनोपोली मिल जाती है कि जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, या जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बनाया है, उसको बेचना, यूज करना, बनाना, चाहे कुछ भी हो, ऐसे केस में मेरे पास ये मोनोपोली है। मैं ही उसको बना सकती हूँ, चाहे सबको अब पता चल गया कि कैसे बना, बट फिर भी कोई उसको नहीं बना सकता। ठीक है, मैं ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, मैं ही उसको इंपोर्ट करूंगी, मैं ही उसको सेल करूंगी। एक तरीके से यहाँ पे ये मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। बिकॉज ये मोनोपोली क्रिएट करता है, इसीलिए पेटेंट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, इजीली नहीं मिलता, क्योंकि मोनोपोली जनरली हम एनकरेज नहीं करते। ठीक है, बट अगर कोई भी नोबल कॉज है, कोई भी यहाँ पे सोशल कॉज है, तो ऐसे केस में यस, पेटेंट राइट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। याद रखना, पेटेंट्स के जो रिक्वायरमेंट है वो कॉम्प्लेक्स है, उसको फाइल करना डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट चीज बेटा यहाँ पे आती है वो है आपके ट्रेडमार्क्स। देखिए बेटा, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, उनके जो मार्क्स होते हैं, बेसिकली लोगो होते हैं, उससे हम उन ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मुझे पता है कि ऐसे अगर एक टिक मार्क है तो दिस इज नाइकी। ठीक है, अगर गाड़ी के पीछे ये है तो दिस इज ऑडी। ठीक है, तो हम बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे उनके नाम से, मतलब एक तरीके से उनके मार्क्स से, ट्रेडमार्क से यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये ट्रेडमार्क या ये ब्रांड बनाने में बेटा कंपनी का बहुत पैसा, मेहनत, एफर्ट सब कुछ जाता है। तो कोई उसको कॉपी कर लेगा, अरे मैं भी जूते बनाऊंगी, उसमें ऐसे टिक मार्क मार दूंगी, कौन सी बड़ी बात है बेटा। बट आप नहीं ये कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रांड्स के लोगो होते हैं जनरली इनका ट्रेडमार्क अचीव किया होता है। आपने काफी बार ऐसे देखा होगा, यहाँ पे ऊपर होता है TM। ठीक है, और कॉपीराइट के लिए जनरली होता है ऐसे। ठीक है, तो देखिए ऐसे केस में जो ट्रेडमार्क्स होते हैं वो एक तरीके से एक प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करते हैं, और इसीलिए कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सकता अगर आपने ये सारे लोगोस का ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है। तो ट्रेडमार्क आपके जो लोगोस है, जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, उसको एक तरीके से यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन देता है कि कोई भी उसको कॉपी ना कर सके। ठीक है, अब देखिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ एडिशनल चीजें मैंने आपके लिए दी है जो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, जो आप यहाँ पे उसको और समझने में आपकी मदद कर सकता है, सो दैट आप इसको इजीली आगे भी याद रख सको। ठीक है, देखिए पेटेंट की बात करें तो हमेशा याद रखना न्यू इन्वेंशंस एंड प्रोसेसेस को वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। कोई भी साइंटिफिक चीजें होती है, साइंटिफिक क्रिएशंस एंड इन्वेंशंस होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे पेटेंट लेते हैं। ट्रेडमार्क की अगर बेटा बात करें तो एक तरीके से आपके ब्रांड के जो लोगोज एंड स्लोगन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं वो एक टैगलाइन यूज करते हैं, स्लोगन्स यूज करते हैं, लोगोज यूज करते हैं, तो ये जो लोगोज एंड स्लोगन्स है ना, इसको यहाँ पे ट्रेडमार्क से प्रोटेक्शन मिलता है। कॉपीराइट यहाँ पे हमेशा याद रखना ऑथरशिप के लिए होता है, जनरली ये जो है आपका आर्टिस्टिक एंड लिटरेचर वर्क के लिए
होता है, यही डिफरेंस है। तो बेसिकली आपने अगर इन्वेंशन किया है तो पेटेंट के लिए फाइल करोगे, किताब लिखी है तो कॉपीराइट के लिए फाइल करोगे, एक ब्रांड क्रिएट किया है, उसका एक लोगो डिजाइन किया है, तो यहाँ पे आप किसके लिए फाइल करोगे बेटा? ट्रेडमार्क के लिए फाइल करोगे। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट के लिए, जो कि है आईपीआर इंक्लूड्स। कुछ एग्जांपल्स ऑफ पेटेंट यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, ऐसे एग्जांपल्स जो बचपन से आप यहाँ पे पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हमें पता नहीं होता है कि भाई यही तो पेटेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो भाई लाइट बल्ब है, बल्ब किसने बनाया था? तो सबको पता है, थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, 1878 में उन्होंने लाइट बल्ब बनाया था, एंड वो वन ऑफ द फेमस इन्वेंशंस है जिसको यहाँ पे पेटेंट ग्रांट हुआ था। ठीक है, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? तो हम सभी को पता है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया था बैक इन 1876 बेटा, और तभी भी उन्होंने इस इन्वेंशन के लिए पेटेंट फाइल किया था और उनको पेटेंट ग्रांट हुआ था। तो पेटेंट कोई नई चीज नहीं है, इन्वेंशन सालों से सदियों से चलते आ रहे हैं, और इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आईपीआर भी सालों से सदियों से यहाँ पे चलता आ रहा है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे कॉपीराइट्स के भी आपको दिए हैं, फॉर लिटरली वर्क, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, ड्रामेटिक एक्सेट्रा। याद रखिएगा, यहाँ पे अगर मैं कॉपीराइट की बात करूँ तो कॉपीराइट इज ओनली फॉर लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक वर्क। हाँ, इसमें म्यूजिक, डांस, लिखना, दैट इज राइटिंग, सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पे है दैट इज स्मॉल बिजनेस। एक जैसे मैंने कहा कि इस चैप्टर में आपको दो हिस्से पढ़ने हैं, एक आपका एंटरप्रेन्योरशिप है एंड दूसरा आपका यहाँ पे स्मॉल बिजनेस है। बेटा मैं स्मॉल बिजनेस की बात करूँ तो स्मॉल बिजनेस क्या होता है? तो हमारे लिए भाई एक छोटी सी यहाँ पे दुकान है, वो स्मॉल बिजनेस है। गलत, गलत। कोई भी बिजनेस को अगर स्मॉल बिजनेस में क्लासिफाई करना है तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्या वो सर्विसेज दे रहा है, राइट अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो यहाँ पे कितना उसका इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस है, उस इन्वेस्टमेंट या फंड्स या फाइनेंसेस के बेसिस पे ये स्मॉल बिजनेसेस को यहाँ पे 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल। ना माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है, सी माइक्रो इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉल उसके बाद, मीडियम उसके बाद। ठीक है, तो मान के चलिए बेटा यहाँ पे आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, आपका एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है या तो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, तो एज पर एमएसएमईडी एक्ट जो 2006 में आया था, तो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट डिसाइड की है, जिसके बेसिस पे हम ये बिजनेसेस को क्लासिफाई करते हैं इनटू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो मान के चलिए आपका यहाँ पे फैक्ट्री है या आपकी इंडस्ट्री है, और ऐसे केस में आपका जो टोटल या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो अप टू 25 लाख है, मतलब 25 लाख से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अप टू 25 लाख से, तो ऐसे केस में हम आपके एंटरप्राइज को कहेंगे माइक्रो एंटरप्राइज। ठीक है, बट मान के चलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है 25 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, बट यहाँ पे 5 करोड़ से कम है। ठीक है, मोर देन 25 लाख बट लेस देन 5 करोड़, तो ऐसे केस में हम आपके एंटरप्राइज को कहेंगे स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है आपका मीडियम एंटरप्राइज। तो मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है? जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा बट मैक्सिमम अप टू 10 करोड़ है। अगर आपके बिजनेस में एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मोर देन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे केस में एमएसएमईडी एक्ट के दौरान आप यहाँ पे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस में नहीं आओगे और ना ही आपको इनके स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25, 5, 10 याद रखिएगा। 25 इज माइक्रो, 25 lakhs, ठीक है, 25 is micro, more than 25 lakhs up to 5 crores that is small, more than 5 crores but maximum up to 10 crores that is medium। अब ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग, बट जब हम बिजनेसेस की बात करते हैं तो बेटा बिजनेसेस यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों में होते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे कोई एक एंटरप्राइज है जो सर्विसेज में डील कर रहा है, तो सर्विस सेक्टर में या सर्विस एंटरप्राइजेस में हमेशा जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो कम लगता है, लेस होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं तो उनकी जो सीलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सीलिंग मतलब क्या आता है, एक तरीके से मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो सीलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये कम होता है।
राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट माइक्रो था, बट सर्विस सेक्टर में इट इज 10 लाख। तो अगर 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है, आपका माइक्रो एंटरप्राइज है, 10 लाख से ज्यादा अप टू 2 करोड़ है तो स्मॉल है, 2 करोड़ से ज्यादा बट अप टू 5 करोड़ तो वो मीडियम है। ठीक है, तो वहां पे 25 5 10 था, यहाँ पे 10 2 5 है। ठीक है, 25 5 10 10 2 5। ठीक है, याद रख सकते हो, बहुत सिंपल है। वैसे कि इसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर आप ओपन करते हो तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पे डिसाइड किया जाता है क्या आप एमएसएमई सेक्टर में यहाँ पे आओगे या नहीं आओगे, और आओगे तो क्या माइक्रो है, स्मॉल है या फिर मीडियम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर या स्मॉल बिजनेस को और थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, ये जो स्मॉल बिजनेसेस है या ये जो एमएसएमई सेक्टर्स है, इनको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। बट ये सपोर्ट क्यों मिलता है, इसका कारण क्या है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं कहीं ना कहीं ये जो रूरल एरियाज होता है उसके ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। ठीक है, तो ये स्मॉल बिजनेसेस रूरल एरियाज की अपलिफ्टमेंट में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, रूरल एरियाज को आगे लेकर आते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन बिजनेसेस को सपोर्ट करता है। देखिए, एक चीज समझ लो बेटा, आज भी मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहता है। कोई भी देश में रूरल एरिया भी है, अर्बन एरिया भी है। अर्बन एरिया ऊपर आते जा रहा है, रूरल एरिया पीछे रह जा रहा है। अगर रूरल एरिया पीछे रहेगा तो इंडिया एज अ कंट्री का कभी आगे आ पाएगा नहीं। तो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट पे भी फोकस करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं उसमें स्मॉल बिजनेसेस कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस की बात करूँ तो स्मॉल बिजनेसेस कैसे ये रूरल एरियाज में सपोर्ट देते हैं, तो सबसे पहली चीज बेटा यहाँ पे आती है आपकी एम्प्लॉयमेंट। देखिए, एग्रीकल्चर के बाद ये जो स्मॉल बिजनेसेस है ये सेकेंड लार्जेस्ट एरिया है जहां पे लोगों को रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। स्मॉल बिजनेसेस, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करो, माइक्रो एंटरप्राइज है, स्मॉल एंटरप्राइजेस है, मीडियम एंटरप्राइज है, जनरली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैप होने के कारण, देखिए 25 5 10 मैन्युफैक्चरिंग में, तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट कैप होने के कारण जनरली ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेबर इंटेंसिव मतलब क्या, तो लेबरर्स को यूज करके यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, एंड बिकॉज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स है इसीलिए वो यहाँ पे लार्ज स्केल पे रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा सेकेंड चीज आती है, जो रूरल एरियाज के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी यहाँ पे इंप्रूव होती है। अब देखिए, मैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ, एम्प्लॉयमेंट देने से एक तरीके से उनका इनकम जनरेशन हो रहा है। इनकम जनरेशन होने के कारण रूरल एरियाज में भी लोग अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, ठीक है, बेसिकली बीमार होते हो तो दवाइयाँ, डॉक्टर्स, ये चीजें यहाँ पे वो अफोर्ड कर सकेंगे। एम्प्लॉयमेंट जैसे क्रिएट होता है, इनकम जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है तो बेटा जाहिर सी बात है आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो इंप्रूव होता है। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, तो प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस। अब देखिए, जनरली क्या होता है, रूरल एरियाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनमें स्किल्स होते हैं, जिनमें टैलेंट होता है, जो आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, किसी में एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट होता है, पर कभी वो बाहर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि कभी उनको मौका ही नहीं मिलता। तो जब ये स्मॉल बिजनेसेस यहाँ पे ओपन होते हैं तो यहाँ पे इनको ये एक मौका देता है कि वो भी अपने आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, टैलेंट को, एंटरप्रेन्योर स्किल्स को यहाँ पे बाहर लेकर आ सके, अपने स्किल्स शोकेस कर सके और यहाँ पे आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है, तो रूरल डेवलपमेंट। देखिए, जैसे मैंने बेटा बताया कि जो अर्बन एरियाज है वो तो डेवलप होते जा रहे हैं, बट रूरल एरियाज का क्या, तो जब भी बिजनेसेस रूरल एरिया में डेवलप होते हैं, जब लोगों की इनकम जनरेशन होती है, जब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होती है, तो ऐसी समय पे ये जो रूरल एरियाज है इनका भी एक तरीके से रिकंस्ट्रक्शन होता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी ऐसे रूरल एरियाज है जहाँ पे पहले कच्चे रोड थे, ना बिजली थी, ना कुछ था। धीरे धीरे वहाँ पे बिजनेसेस आए, फैक्ट्रीज खुली तो रोड पक्के हुए, बिजली का सप्लाई बढ़ा, स्कूल्स ओपन हुए, इसी को कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। तो ये रूरल एरियाज भी इवेंचुअली यहाँ पे डेवलप होते हैं, लोग यहाँ पे डेवलप होते हैं, लोगों की सोच बदलती है। जब एजुकेशन बेटा स्प्रेड होता है तभी हम कहते हैं एजुकेशन एंड नॉलेज इज वेरी
इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि यही वो चीज़ है जो लोगों की सोच बदल सकती है। ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है, ठीक है, ब्लाइंड फेथ है, यही उन चीज़ों को बदल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा यहाँ पे क्या है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाना। जो भी लोकल रिसोर्सेज होता है, लोकल रिसोर्सेज मतलब क्या, रूरल एरिया में पाने वाले रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज में चाहे वहाँ के लोगों की एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हो, ठीक है, या उनकी छोटी छोटी सेविंग्स हो, राइट, तो ये रूरल एरियाज में यहाँ पे बैंक सेटअप करके, यहाँ पे छोटे बिजनेसेस को सेटअप करके हम ये चीज़ों को यहाँ पे मोबिलाइज कर सकते हैं, बेसिकली यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, हमारे पास तो चलो अर्बन एरियाज में पैसा होता है, हम बैंक में जाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं, बैंक के पास वो फंड्स आता है, बैंक उसको लोन के तौर पे सर्कुलेट करके इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेसेस में यहाँ पे देता है। बट यहाँ पे रूरल एरियाज का क्या, अरे बहुत ऐसे एरियाज है जहाँ पे गाँव गाँव में बैंक ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट जब आता है तो ये चीज़ें भी ग्रो होती है, ये चीज़ें भी यहाँ पे रूरल एरियाज में डेवलप होती है, और इन्हीं चीज़ों के कारण अल्टीमेटली वो पूरा रूरल एरिया यहाँ पे इवेंचुअली डेवलप हो सकता है। और इसीलिए ये स्मॉल बिजनेसेस का प्रेजेंस स्पेशली इन द रूरल एरियाज होना बहुत ज़रूरी है। बट स्मॉल बिजनेसेस को कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, इसके लिए इनको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जैसे स्टार्टअप्स को था। तो गवर्नमेंट ही स्मॉल बिजनेसेस को कैसे सपोर्ट करती है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेटअप किया था NSIC। बेटा NSIC बेसिकली क्या है, तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ने 1955 में यहाँ पे सेटअप किया था। ठीक है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे NSIC क्यों सेटअप किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो स्मॉल सेक्टर है, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो यहाँ पे इंडिया में ग्रो हो। NSIC एग्जैक्टली क्या है, चलो मैंने ये तो माना कि गवर्नमेंट ने NSIC सेटअप किया स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, बट वो एग्जैक्टली है क्या, राइट तो बेटा यहाँ पे अगर मैं NSIC की बात करूँ तो सबसे पहले वो यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस को कैसे सपोर्ट करती है, तो उनको यहाँ पे इंडिजीनियस सप्लाई एंड इंपोर्टेड मशीन्स जो होती है वो इजी हायर परचेस टर्म्स पे देती है। देखिए बहुत सारे बड़े बिजनेसेस है, उनको टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, तो उनके पास उतना फंडिंग और पैसा है, बट छोटे बिजनेसेस के पास नहीं है। अब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे या मटीरियल यूज़ करोगे तो आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में चलेंगे नहीं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहती है चलो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ये टेक्नोलॉजी हायर टर्म पे या लीज टर्म पे प्रोवाइड करेंगे, भाई इसका मिनिमल रेंट होगा, आप वो दे देना, ये टेक्नोलॉजी यूज कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो प्रोक्योर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। देखिए बहुत सारा जो रॉ मटेरियल होता है जिसको प्रोक्योर करना, इंपोर्ट करना, उसको यहाँ पे मंगाना बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे केस में बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस है जिनके पास ये रॉ मटेरियल ना अवेलेबल होने के कारण भी वो यहाँ पे बिजनेसेस में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसकी भी जिम्मेदारी कौन लेता है, तो आपकी गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज बिजनेसेस। देखिए एक्सपोर्ट वन ऑफ द एरियाज है जहाँ पे आप अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल पे बना के लार्ज स्केल पे भी सेल कर सकते हो। तो ये एक्सपोर्ट्स में भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। देखिए बेटा एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स बहुत लेंदी है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो स्मॉल बिजनेसेस इसको नहीं कर पाती, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है बाय एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स, कि वो भी यहाँ पे स्केल अप कर सके, वो भी अपने बिजनेसेस को यहाँ पे ऊंचाइयों पे लेके जा सके। उसके अलावा उनको मेंटरिंग करना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, बिजनेस आइडियाज देना, बिजनेस प्लान्स बनवाने में मदद करना, स्ट्रेटेजीज बनवाने में मदद करना। उसके अलावा अगर कोई भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो ऐसे टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स के तौर पे उनकी मदद करना। देखिए बेटा न्यू टेक्नोलॉजीज आती है, बड़ी कंपनीज खरीदती है, आसानी से अडेप्ट कर लेती है। स्मॉल बिजनेसेस का क्या, तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल तो गवर्नमेंट करके देती है, बट साथ ही टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, कैसे टेक्नोलॉजी उनको हेल्प कर सकती है, कैसे उसको यूज करना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट करती है। उसके अलावा क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी के बारे में न्यू टेक्नोलॉजी क्या आई, क्या अपडेट हुआ, क्या नया आया, ये भी उनको इन्फॉर्म करना, बेसिकली उनको अप टू डेट इन इंफॉर्मेशन के बारे में रखना। ठीक है, उसके अलावा डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स, तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने यहाँ पे SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर सेंटर्स बनाए जहाँ पे प्रॉपर ऐसे एरियाज होते हैं, बहुत सारी IT कंपनीज होती है, सिर्फ बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर एरिया सेंटर्स को यहाँ पे डेवलप करके इनको सपोर्ट करना।
ठीक है। तो गवर्नमेंट एनएसआईसी के द्वारा चाहे वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना हो, चाहे वो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इनको एक तरीके से मेंटरिंग करना हो कि कैसे बिजनेस को आगे लेके जाना है, चाहे इनकी गुड्स को एक्सपोर्ट करना हो, बहुत सारी तरीकों से गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। ठीक है। एनएसआईसी के साथ साथ और एक यहाँ पे गवर्नमेंट ने सपोर्ट स्कीम लाई थी, दैट इज डीआईसीस। ठीक है। डीआईसीस क्या है? तो एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जो May 1, 1978 को डिस्ट्रिक्ट लेवल एसएसआई के सपोर्ट के लिए यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर एक स्टेट होता है, हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे उसको डेवलप किया गया था। ठीक है। तो डीआईसीस बेसिकली क्या करता है? तो सबसे पहले जो सूटेबल स्कीम्स होती है, मान के चलो कि मेरी एक एसएसआई है, ठीक है, मान के चलो मेरा एक स्मॉल एंटरप्राइज है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स होगी जिसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, बट ये स्कीम्स के बारे में काफी बार हमें ही नहीं पता होता है, तो हम इसका बेनिफिट नहीं ले पाते, और आप इस बात से बिल्कुल अग्री करोगे। ठीक है। तो ऐसे केस में ये बिजनेसेस को बताना कि भाई उनके एंटरप्राइज के मुताबिक, क्या जो स्केल पे वो बिजनेस कर रहे हैं उसके मुताबिक कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो उनके ऊपर लागू होती है और उसका फायदा उनको मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है? तो प्रिपरेशन ऑफ फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में आपने पढ़ा था कि भाई बिजनेसेस को यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए फीजिबिलिटी स्टडी करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई बिजनेसेस प्रॉफिटेबल होंगे क्या, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है क्या। तो ये शुरुआत करने के पहले ये जो फीजिबिलिटी स्टडी करनी होती है बेटा, इसमें एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। ठीक है। एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं, बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये जो डीआईसीज है वो उनकी मदद करता है। राइट। उसके अलावा क्रेडिट अरेंज करके देना। मान के चले कि बिजनेस क्रेडिट अरेंज करना चाहता है, उनको पैसे की जरूरत है, वो क्रेडिट बेसिस पे यहाँ पे पैसा रेज करना चाहता है, तो उनकी मदद करना, साथ ही साथ उनको मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना या तो प्रोक्योर करने में मदद करना जो उनके बिजनेसेस के लिए जरूरी है, साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल प्रोविजंस है, ठीक है, या अदर सर्विसेज है, वो भी यहाँ पे उनको देना। बेसिकली वो बिजनेस जब सेटअप करना चाहते हैं तो सेटअप करते वक्त या सेटअप करने के दौरान जो भी उनको यहाँ पे मदद लगती है वो मदद उनको करना। बट ये डिफरेंस यही है कि वो जो एनएसआईसी था दैट वाज एट नेशनल लेवल, डीआईसीज यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटअप किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल सपोर्ट के लिए। ठीक है। इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। अब देखिए गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव्स ऑफर करता है, कैसे इन रूरल एरियाज को गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स देता है, जैसे कि यहाँ पे जो लैंड है, ठीक है, ये लैंड यहाँ पे कंसेशनल रेट पे इन लोगों को अवेलेबल करके देना। तो मान के चलो कोई लैंड है, उसकी एक्चुअल कीमत 25 लाख है, तो वो उसको सस्ते दाम पे इन लोगों को अवेलेबल करके देंगे कि भाई उनका जो कॉस्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस हो सके। साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स मतलब क्या, जैसे गवर्नमेंट भी रोड बनाता है, रेलवे लाइन डालता है, तो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स रन होते हैं। तो गवर्नमेंट कोशिश करता है कि ये जो बैकवर्ड एरियाज है उनमें ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को लेके आए, सो दैट वहाँ के लोगों को भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल इस्टेट्स यहाँ पे बैकवर्ड एरियाज में डेवलप करना, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप्स या यहाँ पे आप कह सकते हो फैक्ट्री सेटअप की बहुत कमी होती है। राइट। इसके मल्टीपल रीजंस भी है, जैसे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी और स्किल लेबर एक्सेट्रा। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स लाकर उनको मदद करती है, एनकरेज करती है कि आप भी रूरल एरियाज में अपने इंडस्ट्रियल सेटअप करो, सो दैट वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए और ये रूरल एरियाज भी यहाँ पे ग्रो हो पाए। राइट। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज यहाँ पे डेवलप करना। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा वन ऑफ द रीजन ये रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करके और बिजनेसेस ग्रो हो, ये कोशिश यहाँ पे करता है। उसके अलावा टैक्स कंसेशंस यहाँ पे देना। ठीक है। तो बहुत सारे जो बिजनेस है जो बैकवर्ड एरियाज में अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करते हैं, देखो जैसे मैंने कहा कि वो एनकरेज करते हैं कि आप रूरल एरियाज में जाओ, बट कैसे, तो गवर्नमेंट आपको अलग अलग यहाँ पे बेनिफिशियल स्कीम्स देगा कि आप अगर बैकवर्ड एरिया में बिजनेस करते हो या वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करते हो या इंडस्ट्री सेटअप करते हो, तो हम आपको टैक्स एग्जेम्पशन देंगे, हम आपको डिफरेंट सब्सिडीज देंगे, हम आपको यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम्स की बात करेंगे जहाँ पे हम आपको रॉ मटीरियल प्रोक्योर सस्ते दाम पे करके देंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में यूनिट कंसेशन देंगे। तो ये सारी चीजें कर कर गवर्नमेंट इवन बिजनेसेस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को एनकरेज करता है कि क्यों ना आप अपना सेटअप
इन रूरल एरियाज में करो। तो हर तरीके से बिकॉज ये स्मॉल बिजनेसेस रूरल एरियाज के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रूरल एरियाज का ग्रोथ इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इन बिजनेसेस को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए अब स्मॉल बिजनेस तो आपने समझ लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं, एक तो फंडिंग ऑप्शंस फॉर स्टार्टअप, जैसे मैंने कहा था कि स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में होता है रेजिंग फंड्स, ठीक है, कहाँ से पैसे आएंगे, तो उसके ऑप्शंस। दूसरा, स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ता है वो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंडिंग ऑप्शंस फॉर स्टार्टअप्स की शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, अगर आप स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस शुरू करते हो, तो उस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंड्स या तो फाइनेंस। बिना पैसे के बेटा कोई भी स्टार्टअप नहीं शुरू हो सकता, कोई भी बिजनेस यहाँ पे नहीं शुरू हो सकता। फंड्स कहाँ से आएंगे, तो इसके बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस होते हैं फॉर अ स्टार्टअप। सबसे पहला सोर्स होता है कि भाई आप खुद ही अपने पैसे यहाँ पे लगाओ, ठीक है। अब ऐसे केस में आप अपना खुद का जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, खुद का पैसा इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है फॉर टू रीजंस। एक, आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, आपने खुद के पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आपकी कोई किसी के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंसी, निर्भर आप नहीं हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम अपने बिजनेस में खुद रिस्क लेते हैं, खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मैं कहती हूँ कि भाई देख, मेरा खुद का 25 लाख लगा है, मैंने खुद इतना रिस्क लिया है, मुझे खुद के बिजनेस पे कॉन्फिडेंस होगा तभी तो रिस्क लिया होगा, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स भी इंक्रीज करता है, जिससे कहीं ना कहीं आप यहाँ पे उनसे लेटर स्टेज पे भी इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। ठीक है, चलिए, खुद का पैसा तो इन्वेस्ट आपने करा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या होता है, तो ये होता है आपका क्राउड फंडिंग। ठीक है, क्राउड फंडिंग की बात करूं तो बेटा क्राउड फंडिंग एग्जैक्टली क्या है, कंसेप्ट में आपको समझा दूं। अब देखिए, क्राउड फंडिंग में बिजनेसेस जनरली क्या करते हैं, तो लार्ज क्राउड से यहाँ पे फंड्स रेज करने की कोशिश करता है। अब देखिए, वैसे तो एक व्यक्ति थोड़ा सा पैसा दे तो बिजनेस का कुछ नहीं होता, बट बहुत सारे हजारों लाखों व्यक्ति मिलकर थोड़ा 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 दे, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से समुंदर बनता है। यही कंसेप्ट पे क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग में बेसिकली स्टार्टअप को क्या करना होता है, तो एक तरीके से क्राउड फंडिंग की बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स होती है। ठीक है, जैसे इंडिया में इंडीगोगो है, ठीक है, किक स्टार्ट करके एक वेबसाइट है, ऐसे बहुत सारी क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स है फॉर स्टार्टअप्स। वहां पे जाके सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को लिस्ट करना होता है। लिस्ट करते वक्त आपको बिजनेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन बतानी है, जो ज़रूरी होती है, जैसे आपका बिजनेस, आपका क्या प्लान है, क्या बिजनेस प्लान्स है, क्या स्ट्रेटजीज है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या आपका एम है, क्या आपके गोल्स है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिस्ट करनी होती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी होती है। उसके बाद लोगों को अगर लगता है कि आपका बिजनेस प्रपोजल अच्छा है या आपका बिजनेस अच्छा है और वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में लोग आपको यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक, वो आपको लोन दे सकता है, दूसरा वो आपको प्रीपेड ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आपको इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बेटा एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही। क्राउड फंडिंग का मतलब ही होता है कि यहाँ पे जो पैसे आते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल से आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आपको प्री ऑर्डर्स देते हैं, बहुत सारे लोग आपको लोन के तौर पे दे सकते हैं, बहुत सारे लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसी को बेटा यहाँ पे कहते हैं क्राउड फंडिंग। याद रखिएगा कि ऐसे केस में एंटरप्रेन्योर को डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस यहाँ पे लिखना होता है टू अट्रैक्ट पीपल टू इन्वेस्ट इन देयर बिजनेसेस, राइट। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो एक तरीके से है एंजल इन्वेस्टमेंट, या तो आप इसको एंजल इन्वेस्टर्स के तौर पे जानते हो। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होता है? सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जिसके पास बधेर पैसा है, बहुत पैसा है, ठीक है, और उनको एक इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप्स में ये पैसा रिस्क ले और इन्वेस्ट करे। पैसा कोई ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, पहली चीज तो ये समझ लो कि कोई तुमको ऐसे ही पैसा दान नहीं कर रहा, ठीक है। उनके पास बहुत पैसा है, वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके रिस्क लेने तैयार है, बट उसके बदले उनको कहीं ना कहीं आपको इक्विटी, ठीक है, आपके बिजनेस का हिस्सा देना होगा। 30% और हायर इक्विटी भी वो आपसे मांग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं।
ठीक है। अब आप सभी को एक कंसेप्ट पता है शार्क टैंक का। शार्क टैंक में कहीं ना कहीं ये जो शार्क्स है ना, एक तरीके से एंजल इन्वेस्टर्स ही है। खुद के बिजनेसेस है, बहुत पैसा है, तो वहाँ पे छोटे छोटे स्टार्टअप्स में फंड्स इन्वेस्ट करके वो यहाँ पे उनके एंजल इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अगर मैं ये एंजल इन्वेस्टर्स की बात करूँ, सबसे पहला क्राइटेरिया, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। दूसरा, उनको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का यहाँ पे इच्छा होता है। ठीक है। तीसरा, वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी कंपनी का इक्विटी लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। चौथा, वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि बेटा स्टार्टअप्स में ही सबसे ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन रिस्क के साथ स्टार्टअप्स में ही सबसे ज्यादा रिटर्न्स भी होता है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वो लेने तैयार है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, आज जो इतनी बड़ी बड़ी नामी कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे गूगल है, याहू है, अलीबाबा है, ये भी वही कंपनीज है जो एंजल इन्वेस्टर्स से आगे आई थी। इनका भी फंडिंग एंजल इन्वेस्टर्स से आया था। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे फंडिंग ऑप्शन आपका क्या है, तो बेसिकली जो वेंचर कैपिटल्स होते हैं, ठीक है, उनसे फंडिंग लेना। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। देखो, एक बहुत सिंपल तरीका है। एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है और वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए कीन है, लेकिन ये इनका प्रोफेशन नहीं है, ये इनका काम नहीं है। उनकी खुद की कंपनीज है, खुद के बिजनेसेस है, वो उसके ऊपर फोकस करते हैं। पैसा बहुत है तो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके वो यहाँ पे उनको सपोर्ट भी करते हैं और एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करते हैं, बट बाय अर्निंग हायर रिटर्न्स। वेंचर कैपिटलिस्ट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्टअप में, यही उनका काम है और यही इनका सोर्स ऑफ इनकम है। तो बेसिकली इनके पास अलग अलग इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसा होता है। ये पैसे को वो लोग प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। ठीक है, जहां पे इस पैसे को वो ह्यूज पोटेंशियल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ह्यूज पोटेंशियल कंपनीज मतलब क्या, जहां पे उनको लगता है कि ये कंपनी का आगे बहुत स्कोप है, बहुत फ्यूचर है, आगे बहुत जाने के चांसेस है, उनमें वो ये इन्वेस्ट करते हैं। उनका काम ही यही होता है, वो उसी से अर्न करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगेन वो यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और जनरली जब भी कंपनी पब्लिक बन जाती है, आईपीओ लॉन्च करती है, वो एग्जिट भी कर देता है। फिलहाल मैं स्टार्टअप की बात कर रही हूँ। स्टार्टअप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बन सकती, इसीलिए इनका आईपीओ नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है, तो रेस मनी थ्रू बैंक लोन्स। अब ये तो एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पे आप कमर्शियल बैंक से या कोई भी बैंक के पास जाके आप लोन मांगते हो। ठीक है, एचडीएफसी से लेके, आईसीआई से लेके, एसबीआई से लेके, एक्सिस से लेके, कोई भी बैंक के पास आप जाके यहाँ पे एज अ बिजनेस आप उनसे लोन्स रेज कर सकते हो। बट बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनको बैंक्स इजीली लोन नहीं देता। देखिए, बैंक से लोन लेने के लिए लंबा चौड़ा प्रोसेस है और बहुत सारे इसमें क्राइटेरियाज होते हैं। आपका क्रेडिट रेटिंग, फलाना ढिमकाना, बहुत चीज़ें होती है। तो बहुत बिजनेसेस की क्रेडिट रेटिंग फेवरेबल ना होने के कारण या ये प्रोसेस पूरा ना कर पाने के कारण वो बैंक से लोन नहीं ले पाते। तो उनके लिए ऑप्शन क्या होता है, एनबीएफसीज। ठीक है, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। याद रखिएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बैंक के बाद ये ऑप्शन होता है, क्योंकि जनरली इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूँ, मुथूट फाइनेंस की बात करूँ, टाटा कैपिटल्स की बात करूँ, ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चाहे मैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस की बात करूँ, मुथूट फाइनेंस की बात करूं या टाटा कैपिटल की बात करूं, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनबीएफसीज। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे कंपनी सभी जाती है जो कन्वेंशनल बैंकिंग से लोन नहीं ले पाती। इसका एक मेजर रीजन है क्योंकि एनबीएफसीज में जनरली यहाँ पे जो आप कह सकते हो जो इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, ये काफी ज्यादा होता है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आप कह सकते हो गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स। जैसे आप ऑलरेडी देख चुके हो कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के द्वारा 10,000 करोड़ का यहाँ पे फंड अलग से रखा था टू सपोर्ट दी स्टार्टअप्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट के बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे बैंक ऑफ आइडिया एंड इनोवेशन प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है, सिडबी है, तो इनके पास जाके भी आप यहाँ पे फंड्स रेज कर सकते हो।
ठीक है। बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेटिव प्रोग्राम मेन सिर्फ इनोवेशंस को सपोर्ट करती है। तो अगर आपने कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना है या बनाया है तो ऐसे केस में आप उनके पास जाओगे, ठीक है। जो प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट है वो सिर्फ छोटे बिजनेसेस के लिए है, तो बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम अप टू 10 लाख आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक स्पेशल बैंक यहाँ पे सेटअप की थी, सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे बिजनेस लोन्स देती है स्पेशली टू एमएसएमई सेक्टर्स। बट लोन है भाई, ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा। बट येस, गवर्नमेंट की भी बहुत स्कीम्स होती है जहाँ से आप फंड्स रेज कर सकते हो। बट एक तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी भी स्कीम्स हो सकती है, जैसे राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट है, महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, केरला स्टेट फॉर सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन है। तो ऐसे स्टेट लेवल पे भी काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जिसके दौरान भी आप ये फंड्स को रेस कर सकते हो, अपने बिजनेसेस के लिए फाइनेंसेस इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। अब देखिए, स्मॉल बिजनेसेस अनडाउटेडली रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, बट सवाल ये है कि आज भी क्यों इतने कम स्मॉल बिजनेसेस है, व्हाई? तो वन ऑफ द प्रॉब्लम जो स्मॉल बिजनेस फेस करता है वो है द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अभी आप बोलोगे मैम आपने इतनी तो गवर्नमेंट की स्कीम्स बता दी, इतने तो आपने सोर्सेज बता दिए। बेटा देखो, स्कीम्स तो बहुत है, बट उन स्कीम्स का बेनिफिट लेना इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रेज फाइनेंसेस, और ऐसे केस में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस वो यहाँ पे ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाते, तो कुछ ही समय में उनको बिजनेस बंद करने की, शट डाउन करने की नौबत आ सकती है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, तो सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए, रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो काफी बार ऐसे होता है कि मान के चलिए हमें कोई रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना है, या लेटेस्ट से यहाँ पे रॉ मटेरियल आपका एक्सपेंसिव है, कैसे तो इसको अफोर्ड करोगे। अब आपका बिजनेस स्मॉल है, बट हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर यहाँ पे लार्ज बिजनेस है, लार्ज कंपनी है, तो आपको अगर उनकी प्रोडक्ट या उनकी क्वालिटी को मैच करना है, यू नीड इक्वली गुड रॉ मटेरियल। कैसे इसको सोर्स करोगे? अरे भाई, फाइनेंस की कमी है तो रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स करोगे? और रॉ मटेरियल फिर जब आप परचेस करते हो तो ऐसे केस में जनरली आप इसको परचेस करते हो स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि बल्क में बाइंग करने के लिए उतना ज़्यादा आपके पास फाइनेंस होता नहीं है। स्मॉल क्वांटिटी में अगेन आप परचेस करोगे तो ऐसे केस में ये आपको और महंगा पड़ेगा, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो एक तरीके से प्रॉब्लम घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे है मैनेजरियल स्किल्स। देखिए, यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस में वी डू नॉट हैव इनफ फाइनेंस टू हायर एक्सपर्ट्स, और इसीलिए आप देखोगे ना तो स्मॉल बिजनेसेस में सारा काम जो एंटरप्रेन्योर है, जो इसकी शुरुआत करता है, वही सारा काम करता है। मार्केटिंग भी वही करेगा, प्रोडक्शन भी वही करेगा, पैकेजिंग भी वही देखेगा। बट एक व्यक्ति, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटर का डिसएडवांटेज पढ़ा था कि एक व्यक्ति हर चीज में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हर चीज में एक्सपर्ट नहीं है, तो कुछ चीजें यहाँ पे आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे और इसीलिए बिजनेस कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, तो बेटा द प्रॉब्लम ऑफ लेबर। अब देखिए, अगेन मैं प्रॉब्लम ऑफ लेबर की बात करूं तो जैसे हमने डिस्कस किया था, ये जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जनरली दे आर लेबर इंटेंसिव, ठीक है। तो मान के चलो कि मुझे यहाँ पे स्किल्ड लेबर की जरूरत है। अब स्किल्ड लेबर की बात करूं तो एक तो रूरल एरियाज में स्किल्ड लेबर मिलना डिफिकल्ट है, साथ ही साथ ये जो स्किल्ड लेबर होता है अगेन वो एक्सपेंसिव होता है। हाँ, मुझे कोई अगर ऐसा लेबर चाहिए जो एक्सपर्टाइज है, जो स्किल्ड है, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है उसके जो वेज रेट और सैलरी होगी ज्यादा होगी ना, कैसे अफोर्ड कर पाऊंगी? और नहीं अफोर्ड कर पाई ऐसे स्किल्ड लेबर तो कैसे मैं बाकी कंपनीज या उनके प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे मैच कर पाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा मार्केटिंग। यहाँ पे मैं अगर लार्ज बिजनेसेस की बात करूँ, ठीक है, तो ये जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं ना बेटा, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए करते हैं एग्रेसिव मार्केटिंग, बहुत ज्यादा यहाँ पे मार्केटिंग पे वो खर्च करते हैं। बट आपको अगर मार्केटिंग पे खर्च भी करना है तो बेटा मार्केटिंग पे खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, साथ ही साथ ये जो मार्केटिंग प्लान्स बनाना है, स्ट्रेटेजीज बनाना है, आप सारी चीजें खुद कर रहे हो तो कितना तो कर लोगे, और कितनी चीज में आप
एडवर्टाइज ला पाओगे? कैसे मार्केटिंग करोगे? मार्केटिंग नहीं करोगे, ब्रांड क्रिएट नहीं करोगे, अगर यहाँ पे आपको विजिबिलिटी इन द मार्केट नहीं मिलेगी तो कैसे बिजनेस के प्रोडक्ट्स बिकेंगे, कैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा? ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, तो क्वालिटी मेंटेन करना। अब देखिए, मुझे अगर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बनानी है तो ऐसे केस में मुझे गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल के साथ साथ ज़रूरी है कि यहाँ पे मेरे पास स्किल्ड लेबर हो जो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बना सके। और ये दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए पैसा, और यही तो मेरे पास नहीं है ना स्मॉल बिजनेस के पास। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनेंस के कारण या लैक ऑफ फंड्स के कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू फॉरवर्ड होते जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। बेटा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, तो मान के चलिए ये आपकी फैक्ट्री है। ठीक है, इस फैक्ट्री में आपके पास 4 मशीन्स है। ठीक है, ये आपका मशीन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। हर मशीन यहाँ पे 12 आवर्स अ डे की कैपेसिटी रखता है। 12 आवर्स अ डे ये मशीन चल सकता है और हर घंटे आप यहाँ पे 100 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक मशीन से यहाँ पे आप दिन के 1200 प्रोडक्ट बना सकते हो, दूसरे से भी 1200 बना सकते हो, तीसरे से भी 1200 बना सकते हो, चौथे से भी 1200। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हो आप 4800 प्रोडक्ट्स पर डे यहाँ पे बना सकते हो, राइट। बट ऐसे केस में बेटा पहले तो मुझे 4800 का ऑर्डर तो होना चाहिए। स्मॉल बिजनेसेस के पास जो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस होता है या उनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है, अगर मान के चलिए वही यहाँ पे 1000 प्रोडक्ट्स या 1000 यूनिट्स है पर डे, तो ऐसे केस में मेरी मशीन जो है वेकेंट पड़ी होगी। भाई वेकेंट पड़ी है बट मुझे उसके रेंट और पैसे तो देना है ना। बट यहाँ पे मेरी कैपेसिटी वेस्ट हो रही है, कॉस्ट जा रहा है, उतना प्रोडक्शन का ऑर्डर नहीं आ रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो नहीं पा रहा। वन ऑफ द रीजंस की खर्चा बढ़ता है, इनकम उतनी नहीं आ पाती और बिजनेस शट डाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो दैट इज योर टेक्नोलॉजी। याद रखना टेक्नोलॉजी के 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी हमेशा फास्ट चेंजिंग होती है, बार बार लगातार बहुत जल्दी ये बदलती रहती है। साथ ही साथ ये जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है एक्सपेंसिव। ठीक है बेटा, देखिए अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर आप भी चाहते हो कि हाई एंड मशीन्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके आप प्रोडक्शन करो, तो ऐसे केस में आपके पास पैसे होने चाहिए। पैसे नहीं है तो हाई एंड टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं आप बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट से मैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेटा प्रॉब्लम क्या है, तो सिकनेस। इस सिकनेस मतलब यहाँ पे मैं बुखार आ गया, बीमारी, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिक यूनिट्स। बेटा सिक यूनिट्स का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली लॉस मेकिंग यूनिट्स। देखो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ना कर पाना, खर्चे ज्यादा होना, इनकम कम होना, तो काफी बार क्या होता है, ये जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ये प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं पाते। अगर आप अपना खर्चा भी निकाल पा रहे हो तब भी ठीक है, बट मान के चलिए कि आप लॉस मेकिंग यूनिट में हो जहां पे यू आर नॉट एबल टू कवर इवन वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, लोगों की सैलरी, बिजली का बिल, ये तक आप इजीली कवर नहीं कर पा रहे, तो ऐसी केस में लॉस में बिजनेस को कब तक चलाओगे। तो इसीलिए ये जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, काफी बिजनेसेस यहाँ पे जल्दी सिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिक यूनिट में कन्वर्ट हो गए तो उनके पास उतना फंड्स होता नहीं कि लॉस मेकिंग में भी वो रिस्क ले और उसको चलाए, तो मजबूरी में उनको एक ही काम करना होता है, बिजनेस को शट डाउन। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो ग्लोबल कंपटीशन। अब आपको तो पता ही है कि 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी के अंडर ग्लोबलाइजेशन आया था, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज है, ठीक है, ये फॉरेन कंपनीज में भी इंडिया में अपना सेटअप
करा है। ये फॉरेन कंपनीज के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, एग्रेसिव मार्केटिंग से लेके, स्किल लेबर से लेके, ह्यूज फाइनेंस से लेके सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो इनके साथ compete करना, इनके प्रोडक्ट्स के साथ compete करना, इनकी मार्केटिंग के साथ compete करना स्मॉल बिजनेसेस के बस की बात नहीं होती है एट टाइम्स, और इसीलिए कंपटीशन फेस ना करने के कारण भी इनको जनरली अपने बिजनेसेस को शट डाउन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो है प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस है भाई, प्रॉब्लम्स है, बट बहुत सारी स्मॉल बिजनेसेस है जो ये प्रॉब्लम से बाहर निकल के निखर कर आए। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो हर बिजनेस में होती है भाई, उनको फेस करना जरूरी है। बट आई रियली होप कि ये चैप्टर बहुत इन डेप्थ हमने कवर करने की कोशिश की है और आपको ये बिल्कुल समझ में यहाँ पे आया होगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर की हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, या इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, बट दोबारा ऐसे लेक्चर्स के साथ जरूर मिलेंगे। 2 और चैप्टर्स हमें यहाँ पे करने हैं, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जिसके साथ हम जरूर मिलेंगे। बट आज के लिए यहीं पे बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।